हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ओके, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, है ना। तो किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इससे पहले के लेक्चर देख रखे हैं। ओम्स लॉ आपको याद होगा, ऑब्वियस सी बात है, याद ही होगा। कोई गधा ही होगा जिसको ओम्स लॉ के बारे में नहीं पता होगा, याद होना चाहिए। V इज इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है सर। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम। हाँ, ठीक है सर, आगे बताइए। तो पहला फैक्टर की बात करते हैं। पहला फैक्टर, तुम खुद बताओगे रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करना चाहिए, बराबर है। ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो दो वायर है, एक वायर ये है हमारे पास और एक वायर हमारे पास मान लो ये है। जाहिर सी बात है तुम्हें साफ दिख रहा होगा, है ना। बेटे लिखवाने के लिए मैं ऐसे ही लिखवा दूंगा, लेंथ एरिया वगैरह, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। मान लो एक वायर की लंबाई है, एक वायर की लंबाई ये है ना। थोड़ा सोच के देखना। इस वायर के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन भेजे, एक कोने से इलेक्ट्रॉन मैंने दूसरे कोने पे भेजे। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, कहीं ना कहीं पीछे आएगा, रुकावट पैदा होगी। बिल्कुल सर, रुकावट पैदा होगी। अब ये वायर की लेंथ बड़ी है, इस वायर की लेंथ बड़ी है। अगर वायर की लेंथ बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन जो है रुकावट और ज्यादा होगी। पहले उसे इतने छोटे से रास्ते में रुकावट आ रही थी, ये आगे वाला आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन आगे वाला इस पे क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है पीछे की तरफ। ये इस पे रिपल्शन लगा रहा है पीछे की तरफ। और बड़ी वायर होगी तो रिपल्शन ज्यादा लगेगा, है ना, ज्यादा लंबे रास्ते तक रिपल्शन लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर वायर छोटी है तो रुकावट क्या आ रही है? कम आएगी, क्योंकि रास्ता छोटा सा है, रुकावटें कम आएगी। इसे इस तरीके से समझो, एक है मंगल बाजार, एक है बुद्ध बाजार। मंगल बाजार छोटा है, बुद्ध बाजार बड़ा है। मंगल बाजार में क्या है, अगर छोटा है तो रुकावटें कम आएगी, छोटी गली है, आराम से निकल जाएंगे। बुद्ध बाजार बड़ा है, रुकावटें ज्यादा आएंगी। रुकावटें क्या है? रेजिस्टेंस। रुकावट क्या है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ छोटी हुई तो रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। लेंथ बड़ी हुई तो रुकावट ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, दैट इज लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर। तो बच्चे लिखने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, है ना। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी मैं ये लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बच्चे तुझे याद होना चाहिए कि जब लेंथ बढ़ रही है तो रुकावट बढ़ रही है। लंबाई बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी। रुकावट बढ़ेगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो बेटा अगर एक के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो इस रिलेशन को क्या बोलते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लास्ट क्लास में बताया है ये। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है सर, पहली चीज। दूसरा फैक्टर बच्चे, इससे तुम एक चीज समझते हो ना, ऑन इंक्रीजिंग लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग लेंथ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये दो पॉइंट लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, या फिर ऑन डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना। तो अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है सर। आगे बताओ। सेकंड फैक्टर बच्चे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं, दैट इज क्या तुम खुद बता दोगे। अब थोड़ा सोच के बोलो बच्चे। देख, ये एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर होती है, अरे वायर देखिए, तार देखिए कॉपर की, नहीं वो प्लास्टिक होता है जो तुम देखते हो, उसको छील के देखो, तार तार से दिखती है, रंग बिरंगी सी कॉपर की, है ना, वो कॉपर की वायर्स होती है वो, है ना।
तो उस एक वायर को पकड़ो, मान लो वो एक वायर ये है, ये तो लंबाई है वायर की, ये देख रहे हो ये क्या है, ये कोना जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोने का, और ये कैसा है, सर्कल फॉर्म में, कैसा है, सर्कल। तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है सर। अब थोड़ा सोच के देखना, एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये बच्चा ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, कोना, पूरा एरिया नहीं, ये कोना, सर्कल, यहीं से तो पास होके जाएंगे ना। हाँ, वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी पॉइंट पे हम किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है, क्योंकि हर जगह से तो सिमेट्रिकली है ना, तो इसको भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकता हूं मैं, है ना। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, मान लो एरिया ऑफ ए इसका छोटा ए, एक दूसरी वायर है मेरे पास, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, लंबाई दोनों की बराबर है, मान लो इसकी लंबाई भी L है, इसकी लंबाई भी L है, दो तार है मेरे पास, है ना, एक तार का लंबाई दोनों की सेम है, एक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा A है। सोच के देखो, अगर मैंने 100 इलेक्ट्रॉन पास कराए, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से पास कराए मैंने, बेटा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो करंट बनेगा ना, बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटे। तो 100 इलेक्ट्रॉन मैंने पास कराए, रुकावट ज्यादा किस में आएगी, रुकावट ज्यादा भैया देखो, इसमें क्या है, कम इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, इसमें क्या है, जल्दी इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच गए, रास्ते जगह बहुत सारी है, जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, जगह बहुत सारी है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इसमें जगह कम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में रुकावट ज्यादा आई। यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रुकावट ज्यादा आएगी, ज्यादा टाइम लगाएंगे ना यहां से यहां जाने में, तो यानी रुकावट आई होगी रास्ते में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रुकावट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच गए मतलब रुकावट नहीं आई होगी, रुकावट कम आई होगी, रुकावट कम आई है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज बच्चे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कैसा है बच्चे, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, मन ही मन बोल दिया तुमने, हम सुन लिए, मन की आवाज सुन ली हम तुम्हारे, सुन लेते हैं, बहुत तेज कान है हमारे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बेटे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, resistance is inversely proportional to area of cross section, resistance is inversely proportional to area of cross section। तुम्हें दिख भी रहा है यहां तक का, वैसे दिखना तो चाहिए, मैंने लेंस सेट कर रखी है। ओ बहुत बढ़िया, क्या दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें ही तो दिख रहा है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे फीलिंग देख यार, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, बराबर है ना। रेजिस्टेंस एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है सर, आगे बताओ। इसका मतलब मैं ये लाइन लिख सकता हूं, ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा एरिया मत बोलना, एरिया बोलोगे नंबर काट देगा मास्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा बोलना। ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। ऑन डिक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बराबर है सर, बराबर है। तीसरी चीज बच्चे, एक फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ वायर, दूसरा फैक्टर हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल तुम्हें याद है जब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ते थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, है ना। तो इसका लेड इज अ बैड कंडक्टर। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। चांदी की तार है, कॉपर की तार है, एल्यूमिनियम की तार है, मैग्नीशियम की, आयरन की, किसकी तार है, यानी नेचर पे भी डिपेंड कर रहा होगा, है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे, तीसरी प्रॉपर्टी जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ
मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, बराबर है सर, बराबर है। चौथी चीज बच्चे जिस पे डिपेंड करता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है पता है, ये मैं जब छोटा था ना मैं बहुत कंफ्यूज रहता था इस चीज में कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता होगा। मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझाता हूं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बराबर है, ठीक है सर, ठीक है। तो बेटे ये 4 फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ गया, मेन इन दोनों का है। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, बराबर है, नोट कर लो इसको। तो बेटे आगे बात करते हैं, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज तो देख ली कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। आगे समझते हैं, थोड़ा रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। रेजिस्टिविटी क्या अंतर है सर रेजिस्टिविटी में, एक्सप्लेन करूंगा मैं, सुनते जाना। पहली चीज बेटे अभी आप लोगों को मैंने बताया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ के रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं? बिल्कुल बोल दो सर, आपकी मर्जी, बोल दिया बेटे मैंने। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सेकंड चीज, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस लेंथ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं? पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, R लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो L अपॉन में A लिख सकता हूं मैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बेटे तुम लोग जानते हो है ना, L के सामने और A के नीचे मैंने कंबाइन करके लिख दिया। अब तुम लोग समझदार हो, तुम्हें मैंने बताया भी था कल, प्रोपोर्शनल का साइन कभी भी हटेगा एक कांस्टेंट लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट लगता है और वो कांस्टेंट का नाम होता है रॉ। L अपॉन में A हमारे पास फॉर्मूला आता है, वो कांस्टेंट लगता है रॉ। पी नहीं है बेवकूफों, ये पी ऐसे होता है ना, रॉ को ऐसे बनाते हैं, लेकिन मेरे से ना यार वो ऐसे बनता नहीं है यार, बराबर है। रॉ L अपॉन में A, वो डेंसिटी वाला रॉ याद है? हाँ। हेयर यहां पे कौन क्या है मैं बता देता हूं, यहां पे R है बेटे रेजिस्टेंस, यहां पे रॉ क्या है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है सर, आगे बताओ। और L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बराबर है ना। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L लेंथ हो गया, रॉ हो गया रेजिस्टिविटी, R हो गया रेजिस्टेंस, बराबर है। तो ये मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है, यूनिट क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बराबर है। ठीक है सर, नोट कर लो बेटा इसको, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आप लोगों के पास 5वां फॉर्मूला आ चुका है, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन में A। और रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला यही है। रेजिस्टेंस बच्चे लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। हाँ, वोल्टेज करंट ना 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 मारूंगा एक। तो सबसे पहले गाइस एक बार ना यूनिट देखने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, है ना। ठीक है सर, ओके बताओ।
तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, आर इज इक्वल्स टू में रॉ एल अपॉन में ए, ठीक है, यस सर बिल्कुल आया था, यही आया था, हमें याद है ऐसा ही कुछ था, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन में ए। यहां से अगर मैं रॉ का फॉर्मूला निकालूं, अगर मैं यहां से रॉ का फॉर्मूला निकालूं तो रॉ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रॉ इज इक्वल्स टू में एरिया ऊपर जाएगा तो ये जाएगा आर इंटू में ए अपॉन में एल, एल क्या होगा नीचे आ जाएगा, बराबर है, ठीक है सर। रॉ यूनिट जो होगी इसकी, यूनिट यहां लिख देते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रॉ की यूनिट क्या होगी, आर, आर क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो रेजिस्टेंस की यूनिट आई ओम। एरिया क्या होता है, एरिया की यूनिट बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर अपॉन में, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो बेटे मीटर से 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ गया, सॉरी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा ओम मीटर, बराबर है, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की क्या आ गई यूनिट आ गई, क्लियर है। तो ठीक है सर अब आगे बताओ। अब मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, देख बेटे यूनिट याद रखियो ओम मीटर, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, बराबर है। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वो बात ये है, अगर मान लो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होता है, यानी कि रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होता है, वो तुम्हें किस तरीके से फंसा सकता है याद रखना, वो कहेगा R इज इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन A होता है, बराबर है, ठीक है सर। रॉ का फॉर्मूला यहां से निकालोगे तो वो हो जाएगा R इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ, ठीक है सर। वो कहेगा देखो रेजिस्टेंस, देखो 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 रेजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आमने सामने ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। देखो 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 रेजिस्टिविटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी घटेगी, लेंथ घटाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। एक बात हमेशा याद रखना, रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तुम लंबाई जितनी बढ़ा दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ा दो, उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात लिखना चाहूंगा यहाँ पे, नोट, बेटा ये नोट बहुत काम का है, संभाल के रखना है इसको। नोट पहला, रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। सेकंड पॉइंट, किसी भी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो, आगे तो काम आएगा, 12वीं में तो सीखोगी। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहला नेचर पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला मैं तीसरा पॉइंट और लिख रहा हूं बेटा, भूल के भी वो तुमसे एक मार्क्स के एमसीक्यू में फंसा सकता है वो तुम्हें। वो कहेगा एक वायर थी जिसकी लेंथ मान लो 5 मीटर है, हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी, डबल हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती नहीं है, लेंथ बढ़ा ले घटा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल बताता हूं, और हां ये पहले मैं लिख रहा हूं, रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए बेटा जैसे सिल्वर सुना है ना, सिल्वर चांदी Ag, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चे वो होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो बेटा ये फिक्स है, अगर तू 100 मीटर सिल्वर की वायर ले, 100 मीटर या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर ले ले, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो चाहे 1 सेंटीमीटर सिल्वर की वायर ले, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी 1.60 इंटू 10⁻⁻
बराबर है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं बेटा, रेजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। सिल्वर की तू बड़ी वायर ले ले तब भी रेजिस्टिविटी 1.60 होगी, और तू छोटी ले ले तब भी 1.60 होगी। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेंथ वेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये तुझे एमसीक्यू में कैसे घुमाएगा मैं तेरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले ही। वो तेरे को एमसीक्यू में कहेगा एक वायर है जिसकी लेंथ हमने दे दी फलाना ढिमकाना, उसकी लेंथ को हमने इतना बढ़ा दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया है। रेजिस्टेंस में तो फर्क पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे। कहेगा सेकंड पॉइंट होते से पूछेगा रजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा। रजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर भी देखियो ये सवाल आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दैट्स इट, नोट कर लो। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, बराबर है? एमसीक्यू कह रहा हूं, सवाल कर लेते हैं। ओके तो बेटे किस किस तरीके के न्यूमेरिकल इससे पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके के न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके बारी बारी से बता देता हूं। ध्यान से सुनो। सबसे पहला न्यूमेरिकल तो फॉर्मूले पे ही बनेगा, और फॉर्मूले पे बनने के चांसेस क्या है? वो कहेगा फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं, R इज टू रॉ L अपॉन में A, ये फॉर्मूला होता है। देख बेटे मैंने तेरे को अभी बताया एरिया क्या है, एरिया है क्रॉस सेक्शन का, एरिया है क्रॉस सेक्शन का। तो बेटे एरिया, ये क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? ये क्रॉस सेक्शन तो सर्कल हुआ ना, तो बेटे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में रॉ L अपॉन में A की जगह पाई R स्क्वायर। वो देख कोई भी तीन चीज तेरे को दे देगा, चौथी तेरे को निकालनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल R दे दिया, रॉ दे दिया, L दे दिया, कहेगा A निकालो, A दे दिया, L दे दिया, रॉ दे दिया, कहेगा R निकालो। कभी कभी एरिया नहीं देगा, कभी कभी रेडियस दे देगा। तो रेडियस दे देगा तो बेटा पाई, रेडियस दे देगा तो पाई R स्क्वायर करके एरिया रख दियो, हाँ या ना? तो एरिया की जगह पाई R स्क्वायर। कभी कभी रेडियस भी नहीं देगा, डायमीटर दे देगा। क्या दे देगा? डायमीटर। और डायमीटर रेडियस का क्या होता है? आधा। तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि ये भी तो एक tariके से फॉर्मूला बन सकता है, R इज इक्वल टू में रॉ L अपॉन में पाई D/2 का होल स्क्वायर, है ना? खैर अब बच्चा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचता है इसको कि पता नहीं क्या दे रखा है। अरे कुछ नहीं, तो डायमीटर को आधा कर दे, रेडियस निकल जाएगा, यहाँ रख दियो, बराबर है? बराबर है ना? तो बेटे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। एक एनसीईआरटी में दो सवाल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एग्जांपल नंबर 12.5 करीबन एग्जांपल है, 12.5, और एक बैक एक्सरसाइज में सवाल दे रखा है इसके ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर, है ना? 12.6 में एक सवाल मैं करा रहा हूँ, 12.6 बैक एक्सरसाइज का एग्जांपल तुम खुद करना। दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है सर? और बच्चे प्रीवियस ईयर में सिमिलर सवाल आ रखे हैं, सिमिलर है ना कॉन्सेप्ट पे। तो सवाल ये कह रहा है, बैक एक्सरसाइज का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं हम, तो इसे हमारे लिए तो 1 ही है। कह रहा है रजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, बराबर है? रजिस्टिविटी दे रखी है। कहता है डायमीटर दे रखा है हमें 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, और हमें कहता है रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। कहता है लेंथ निकालो। क्या निकालो? लेंथ। तो बेटा एक तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ जैसे डायमीटर दे रखा है, यहाँ पे हो सकता है तुम्हें रेडियस दे दे, जैसे डायमीटर वैसे रेडियस भी दे सकता है। रेडियस दे देगा तो डायरेक्ट कर लेना, अभी डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल ले भाई। और हो सकता है तेरे को एरिया दे दे, एरिया दे दे तो फिर बल्ले बल्ले बेटे, है ना? तो फिर ये सवाल हमें करना है, आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और ये सब कुछ गिवन दे रखा है हमें। आओ सर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, डायमीटर का तो हमें कोई काम है नहीं, हालांकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था लेकिन नहीं लगा रहा हूं मैं। रेडियस निकाल लेता हूं। रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर जिसको मैं R लेट कर रहा हूं, वो क्या होगा? D/2। बेटा डायमीटर किस में दे रखा है? 0.5। ये 0.5 है क्या? मिलीमीटर। क्या है ये? मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? तेरे को पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू में 1000 मिलीमीटर। तो बेटा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 मिलीमीटर, या ऐसे कर ले 1/1000 मीटर इज इक्वल्स टू में 1 मिलीमीटर। 1000 को नीचे भेज दिया मैंने, हाँ या ना? तो ये हो गया, यानी 1000 से डिवाइड कर दूं इसको। 1000 क्या होता है बेटा? 10 की पावर 3। एक तो तुम लोगों की गणित से मुझे बहुत डर लगता है, सालों 10वीं में तो तुम वही समझ तुम्हारे आती नहीं है, क्या चल रहा है मास्टर, चला क्या रहा है? तो मिलीमीटर, अरे भैया 10 की पावर 3 हो गया, ये डायरेक्ट कर रहा हूं, कर लूं डायरेक्ट? आत्मा फड़फड़ा जाएगी तुम्हारी। आओ देखो, सबसे पहले डायमीटर की बात कर लेते हैं। ले डायमीटर, ले डायमीटर। डायमीटर ऑफ वायर जिसको हम D मान रहे हैं, कितना दे रखा है? 0.5 मिलीमीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? 0.5 अपॉन में 1000
मीटर, है ना। ये पॉइंट को हटा के नीचे डाल रहा हूँ, 0 लगा दूँ, ये पॉइंट को हटा के नीचे 0 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया, डायमीटर इज इक्वल्स टू में 5 बटे में 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर। डायमीटर निकल गया 5 इंटू 10 की पावर -4। अब एक काम कर, रेडियस निकाल ले। रेडियस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर को मैं r मान रहा हूँ, r क्या हो जाएगा, d बटे 2, दैट विल बी क्या 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर, बराबर है ना। 5 का आधा 2.5 हो गया, बराबर है, ठीक है सर। आगे बताओ। तो रेडियस पता है, r पता है, रॉ पता है, l निकाल ले भाई, फॉर्मूला लगा डायरेक्टली। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, बहुत कुछ जानते हैं हम लोग। वी नो दैट r इज इक्वल्स टू में रॉ l अपॉन में a, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहां से एक काम करो, रॉ का फॉर्मूला निकाल लो। रॉ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रॉ इज इक्वल्स टू में आ जाएगा, एरिया की जगह क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर। अबे समझ में आता है, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। पाई आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, आर, अरे भाई ऐसे लिख सकता हूं ना, आर इज इक्वल्स टू में रॉ एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया की जगह। अब ये मल्टीप्लाई करो, रॉ निकालो, रॉ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल, अच्छा निकालना तो एल है ना, अरे एल निकालो यहां से। एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू में आर इंटू में पाई आर स्क्वायर अपॉन में रॉ, ये आ जाएगा, ये आएगा ना, हाँ यही आएगा। उसके बाद वैल्यू लिखो, एल हमें निकालना है, आर कितना दे रखा है 10, पाई कितना होता है 3.14 इंटू में, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ वायर दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ना, अपॉन में क्या है रॉ, और रॉ की वैल्यू कितनी है 1.6। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, L इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले इसका स्क्वायर कर ले, 10 इंटू में 3.14 इंटू में 25 का स्क्वायर 625, और बेटा एक के बाद पॉइंट है, स्क्वायर होके 2 के बाद पॉइंट आएगा, इंटू में 10 की पावर -4, अच्छा इधर 10 की पावर -8 भी है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मन बोल रहे होंगे, 10 की पावर -8 आ जाएगा ये, 10 की पावर -4 का स्क्वायर 10 की पावर -8 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। -8 से -8 कैंसिल, और क्या बच रहा है हमारे पास, L इज इक्वल्स टू में क्या काट सकते हैं हम लोग, क्या काट सकते हैं, आओ काटते पीटते हैं, चलो आओ 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 1.6.8 और ये कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो 1.57 पे ये कटा। 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो कितना हो जाएगा 15.7 इंटू में 6.25 अपॉन में 0.8, है ना। पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है सर। अब काट ले बेटे इसको, अगर इसको मैं काटूं तो कितने पे जाएगा ये देख, थोड़ा दिमाग लगा, 157 इंटू में 8, 8 एकम 8 कितना आया 7 7 77, 8 के बारे में 77 नहीं आता, 72 आता है, 9 जा 8 निम 72, 72 कितना आया 5, 5 पे लगा 0, 50 तो नहीं आता लेकिन 6 48 आता है, 48 लगा 2, 19.6 आ रहा है करीबन करीबन, कितना आ रहा है 19.6। तो इसका मतलब इसको मैं इससे काट के कितना ले सकता हूँ 19.6, तो L आ गया बच्चा 19.6 इंटू में 6.25 बराबर है। अरे यार इसकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी पता है, मल्टीप्लाई करेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके लेंथ की वैल्यू आएगी तेरी अपना 122.5 समथिंग मीटर, है ना। और तू पीछे देखेगा, पीछे लिखा हुआ है 122.7, लेकिन इसके बाद ना 122.7 इसलिए आया होगा क्योंकि 6 के आगे एक डिजिट और हो गया ना। हम लोग ऑफलाइन में इतनी बार करा चुके हैं, साला आंसर तक याद होता है हम लोगों को यार, है ना। तो 122.5 इसका आंसर आएगा, बराबर है ना, ठीक है सर। तो बेटा पहला न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है कि तुम्हें वैल्यूज दे रखी होंगी और तुम्हें कुछ भी निकालना पड़ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह वो तुम्हें रेडियस भी दे सकता है, डायमीटर भी दे सकता है, जैसे कि ये बढ़िया सवाल था, है ना। और बेटा ये याद रखना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट में लेना है, बराबर है। नोट कर लो इसको, मैं रफ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 कर लो। तो बच्चे एक तरीके के सवाल तो ये हो गए कि जिसमें तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल दे देगा। दूसरे तरीके के सवाल क्या होते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कंप्रेस और स्ट्रेच के। कहेगा एक वायर है जिसकी लंबाई L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हमने उसको खींचा, हमने उसको स्ट्रेच किया, हमने उसे तब तक खींचा जब तक उसकी लंबाई 2 गुना नहीं हो गई, 3 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, तो इसे कहते हैं कंप्रेस वाले क्वेश्चन, है ना। या वो किस तरीके से दूसरा सवाल बना सकता है बेटा, ये मैं एग्जांपल नंबर 12.6 की बात कर रहा हूं आपके NCERT की।
NCERT 12.6 एग्जाम्पल। और यही नहीं इसी प्रकार का क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के बैक एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में एक बी पार्ट पूछ रखा है ना, तो इसी ऐसे ही बेस्ड है वो। समझो बात को, समझो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ स्ट्रेच। मान लो एक वायर है जिसकी लंबाई L है, मैंने उसको दबा दिया तो उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या आएगा। किस तरीके के सवाल बनते हैं बताता हूँ बेटे। दो तरीके के टॉपिक बनते हैं ये। एक बनता है स्ट्रेचिंग के ऊपर सवाल, स्ट्रेच्ड वायर बोल सकते हो तुम लोग, और एक होता है कंप्रेस्ड वायर के ऊपर बोल सकता हो, कंप्रेस्ड वायर। तुम लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे सवाल अपने आप बन जाएगा। देख, मान ले एक बेटे वायर है, मैं तेरे को समझा रहा हूं सवाल कैसे बन सकता है। मान ले एक वायर है, एक वायर है, इस वायर की लंबाई जो है वो L है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। वायर की लंबाई है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। इस वायर को वो कहेगा हमने खींचा, हमने इस वायर को खींचा आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो जब हम इस वायर को खींचेंगे, जब हम इस वायर को खींचेंगे तो क्या होगा, वायर की लंबाई बड़ी हो जाएगी। तो बेटे वायर की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी। थोड़ा दिमाग लगा, अगर वायर की लंबाई बड़ी होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो कम होगा। अरे धूप बत्ती जब हम खींचते हैं ऐसे करके, या वो क्ले होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, उसको खींचते तो बीच में से पतली पतली भी तो होती जाती है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो कम होता जाएगा। तो मान ले इसको हमने खींचा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम हो जाएगा, ये तो कम होता जाएगा, और लंबाई क्या होती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एरिया तो चेंज हुआ, एरिया चेंज होके क्या हो गया, A डैश। लंबाई L थी, लंबाई चेंज होके क्या हो गई, L डैश। बराबर है सेम। देख, एरिया चेंज हुआ, हाँ सर। लेंथ चेंज हुई, हाँ सर। रेजिस्टेंस बदलेगा, मान ले इसका रेजिस्टेंस था R, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा, R डैश। रेजिस्टेंस बदलेगा, बस एक चीज सेम रहती है, दैट इज रेजिस्टिविटी। और वो कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तुमसे ये उम्मीद कर रहा है कि जिस वायर को तुमने खींचा है ना, जिस वायर को तुमने खींचा है, अरे चूरन बेटे वही वायर तो सेम ही है, और अगर वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। यानी इसकी रेजिस्टिविटी भी रॉ, इसकी रेजिस्टिविटी भी रॉ। अब वो तुमसे क्या कहेगा, वो तुम्हें इसका रेजिस्टेंस दे देगा और कहेगा दूसरी वायर का रेजिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालना है बेटा, वो तो एग्जाम्पल के जरिए ही बताऊंगा, भी सवाल करके बताऊंगा। बराबर है, ये कॉन्सेप्ट है, सुन लो बेटे। हाँ बराबर है, हाँ। और दूसरे किस तरीके के सवाल बोल सकता है वो तुम्हें, वो कहेगा एक वायर है जिसकी लंबाई L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जिसका रेजिस्टेंस R है। रेजिस्टिविटी नहीं बोलेगा, रेजिस्टिविटी तुम खुद मान लेना कि रॉ है। मान लो लेट रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बी रॉ, ठीक है सर। कहेगा उसको हमने कंप्रेस किया, उसको हमने क्या किया, कंप्रेस। तो जब L लेंथ की वायर को हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई तो छोटी हो जाएगी। अरे चूरन बेटे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बढ़ जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन, ये मक्खी मुझे काफी देर से परेशान कर रही है, सॉरी। आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा बेटे, जैसे दबाओगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बड़ा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बड़ा हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या मान लो, A डैश, और लंबाई क्या हो गई, लंबाई छोटी हो गई, उसको मान लो L डैश। बराबर है, हाँ सर। रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया मान लो R डैश। क्यों सर, क्योंकि एरिया चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुई, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया और लेंथ पे, लेकिन सेम रहेगी तो उसकी रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। बराबर है। तो बेटे इस तरीके के सवाल अगर आप लोगों से पूछे जाएं तो इस तरीके के सवालों को कैसे करना होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं दोनों का सवाल बता देता हूं लोग कैसे करना होता है। बराबर है, ये कॉन्सेप्ट समझने का है ना, है ना, है ना। वो अगर तुम्हें स्ट्रेच, हाँ तीसरी बात, वो अगर स्ट्रेच ना बोले, कंप्रेस ना बोले, तो पता वो क्या बोलेगा, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, है ना। एग्जांपल नंबर 12.6 पकड़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, दूसरी वायर है सेम मटेरियल की। इसका मतलब पता है क्या है, रेजिस्टिविटी सेम है। बराबर है, नोट करो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। तो बेटे सवाल 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 देखते हैं।
मान लो हमसे पहला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कॉपर वायर having length L and area of cross section is A if resistance of this wire is 10 ohm, रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है उस वायर का. फर्दर द वायर इज स्ट्रेच्ड until its length becomes twice of initial. Find new resistance. बराबर है? हाँ, थक गया मैं. सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कॉपर वायर हैविंग लेंथ L. कैसे करने का इन सवालों को ध्यान से देखो. आंसर एक कॉपर की वायर है हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. इट्स रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 10 ओम. रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम. मान लो तो कह रहा है सबसे पहले तो एक वायर है. सबसे पहले तो बेटा सवाल देख ले कैसे करना है. सेम चाहे स्ट्रेच हो चाहे कंप्रेस हो, बात एक ही होगी. एक वायर है जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई है L. मान लो ये लंबाई L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A. लंबाई है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? R दे रखा है. कितना है इसका? 10 ओम. बराबर है. लेट कर लो इसकी रेजिस्टिविटी को रो. लेट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो हमने इसकी रेजिस्टिविटी को लेट कर लिया. ठीक है सर, आगे बताओ अब क्या होगा. अब इस वायर को हमने क्या करा? अ कॉपर वायर हैविंग लेंथ L. लेंथ उसकी L थी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A था. रेजिस्टेंस उसका 10 ओम. रेजिस्टिविटी मैंने लेट कर ली रो. रेजिस्टिविटी मैंने क्या मान ली? रो. फर्दर द वायर इज स्ट्रेच्ड. इस वायर को स्ट्रेच किया गया आफ्टर. बेटा अगर कंप्रेस कर रखा हो तो क्या लिखते हैं? आफ्टर कंप्रेशन. और स्ट्रेच किया तो आफ्टर स्ट्रेचिंग. आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा? Until its length becomes twice. तब तक उस वायर को खींचा जब तक उसकी लंबाई 2 गुना नहीं हो गई. यानी कि इसकी लंबाई 2 गुना हो गई. और मैंने क्या कहा था? अब इसको तूने L मान लिया. इसको क्या मान? L डैश. इसकी लंबाई को क्या मान ले? L डैश. और L डैश पता है कितना हुआ है? इनिशियल का ट्वाइस ऑफ इनिशियल. इनिशियल का 2 गुना यानी 2L. अब मेरी बात सुन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई जिक्र नहीं है. हमेशा एक बात याद रखियो, लेंथ जितना गुना बढ़ेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना गुना कम होगा. लेंथ 2 गुनी बढ़ गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया. 3 गुना बढ़ती 1/3 हो जाता. बराबर है ना? तो लेंथ दुगुना बढ़ गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश मान ले. और पता है क्या हो जाएगा? A/2. बराबर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा. लेकिन बच्चा रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है. रेजिस्टिविटी will remain same because it is material property. It is a material property. बराबर है. ठीक है सर, आगे बताओ. ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें भैया इसका रेजिस्टेंस निकालना है. इसके रेजिस्टेंस को R डैश बोल दूं तो R डैश हमें कहीं ना कहीं निकालना है. कैसे निकाला जाएगा? बहुत आसान है. कैसे आसान है? देख, सेम सवाल आते हैं बच्चे. तो कितने भी सवाल देख ले, मैं कह रहा हूं तू एक सवाल देख ले, तेरे सारे सिमिलर सवाल जितने भी होंगे तेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख. वी नो दैट R इज इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन में A. डब्बा बना दियो, फॉर्मूला लिख देगा. उसके बाद R कितना दे रखा है इसमें बच्चा? 10 ओम. तो 10 इज इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन में A. इसे मान ले इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर
1 मान लिया, ठीक है सर। अब यहां लिख सिमिलरली बेटा आर डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रॉ एल डैश अपॉन में ए डैश। अब तू कहेगा नहीं सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल अपॉन में ए, थप्पड़ मारूंगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा एल हो एल डैश हो क्या फर्क पड़ता है भैया, तो आर डैश इज इक्वल टू में रॉ एल डैश अपॉन में ए डैश। अब एक काम कर वैल्यूज पुट कर, आर डैश इज इक्वल टू रॉ एल डैश कितना है 12, एल डैश हो गया 12 और एरिया कितना हो गया a/2, तो a/2। अब बेटे ये तो सबको पता होगा ना, ये 2 ऊपर जाएगा कैची मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा रॉ और ये जाएगा 2 ऊपर जाएगा, ये 12 तो है ही, इनटू में 2 भी गया और नीचे कितना आया a, यही आएगा। हाँ तो r डैश क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास 2 दूनी 4, तो 4 बाहर आया रॉ l अपॉन में a। अब थोड़ा दिमाग से देख, ये सेकंड इक्वेशन मान लूं, रॉ एल अपॉन ए, रॉ एल अपॉन ए, रॉ एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 10 और रॉ एल अपॉन ए यानी रॉ एल अपॉन ए की जगह 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। पुट 1 in 2, तो एक को जैसे 2 में पुट करूंगा आर डैश क्या आ जाएगा, आर डैश विल बी 4 into में इसकी वैल्यू है 10 हो 10 ही है ना, हाँ एरिया आधा हो गया था, हाँ ऊपर गया, ठीक है। और आर डैश कितना आ जाएगा बच्चा 40 ओम, नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 ओम। तो बच्चे इस तरीके से तुमसे सवाल कहेगा कि एक वायर है, उसकी लंबाई ये है, उसका एरिया ये है, हमने उसको खींचा दबाया जो भी करा, उसकी लंबाई ये हो गई वो हो गई, नया रेजिस्टेंस निकालो। सेम कॉन्सेप्ट लगता है, सेम कॉन्सेप्ट बराबर है, इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया, ऐसी स्ट्रेचिंग का है ऐसी कंप्रेशन का है, बराबर है बराबर है बराबर है। ओके सो हम लोगों ने रेजिस्टेंस खत्म कर दिया, रजिस्टिविटी खत्म कर दिया, सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, और तो मुझे भी कुछ दिख नहीं रहा। फिर अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, बराबर है बराबर है बराबर है सर, ठीक है सर आगे बताइए। बस बेटा बस बाकी पढ़ते रहो, ओके बाय।